स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम पर, ठीक है, कंकाल तंत्र पर। तो हमें कंकाल तंत्र का जो बॉडी में इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानना है, प्लस कंकाल तंत्र के प्रकार वगैरह हैं, या अगर आउटलाइन स्केच अगर जाना जाए तो जितनी भी बोन्स वगैरह है उन बोन्स पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसी क्लास के अंदर उसको लर्न भी किया जाए, ठीक है, और वो भी ट्रिकी वे के अंदर, एकदम इजी वे के अंदर। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बात करते हैं कंकाल तंत्र की, तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कंकाल तंत्र बना किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंकाल तंत्र जो बना होता है वो अस्थि और उपास्थि, है ना, बोन और कार्टिलेज से मिलकर के बना है। पहली बात ये जान लीजिए कि कंकाल तंत्र किस चीज से बना है। तो कंकाल तंत्र एक्चुअल में बना है बोन और कार्टिलेज से मिलकर के। अब बोन और कार्टिलेज क्या है? तो बोन और कार्टिलेज एक्चुअल में है तो संयोजी ऊतक, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। सबसे हार्डेस्ट जो संयोजी ऊतक है वो कौन है? तो हम कहेंगे अस्थि, ठीक है। अस्थि उपास्थि में एक जनरल डिफरेंस की बात की जाए तो यह थोड़ी सॉफ्ट होता है। उपास्थि जो है, कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, और बोन जो होती है वो हार्ड होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा ये मान लीजिए कि मजबूत होगी, ठीक है। तो बोन और उपास्थि, उपास्थि का एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे ईयर पिन्ना है, ये हमारा जो कर्ण पल्लव है, ये एक्चुअल में क्या है? उपास्थि है, कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरह ये जो नोज का जो आप देख रहे हो, ये फ्रंट वाला जो सिरा है, ये भी क्या है? उपास्थि है। तो इसी प्रकार बॉडी के अंदर जो कंकाल तंत्र बना है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर के बना है, ये बात जान लेनी है। अब ये पता करते हैं कि अस्थि जो है, इस अस्थि के स्टडी को क्या कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए, ऑस्टियोलॉजी करके टर्म दिया जाता है। ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों का अध्ययन करना। अस्थियों का अध्ययन जो है कौन सी शाखा में किया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए ऑस्टियोलॉजी। और उपास्थि का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं क्या? कॉन्ड्रियोलॉजी। जो कंपटीशन एग्जाम्स है वहां पर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉन्ड्रियोलॉजी। अच्छा, यहां से और भी कई सवाल पूछे जाते हैं। अस्थि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो अस्थि में जो प्रोटीन पाई जाएगी वो प्रोटीन है एक्चुअल में कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन, ठीक है। और उपास्थि में जो प्रोटीन पाई जाएगी उसका नाम है कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां से सवाल ये भी आता है कि बोन्स के अंदर जो सेल्स होती है जो बोन्स का निर्माण करती है तो वो कौन सी है? तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है। यहां पूछा जाए तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स होती है। अच्छा, यहां से और भी सवाल पूछा जाता है कि बोन जो है, हड्डी जो है, मतलब इसकी काउंटिंग कितनी होती है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। अस्थियों की काउंटिंग अगर अडल्ट ह्यूमन में पूछा जाए तो 206। अगर अडल्ट ह्यूमन की, एक मेच्योर ह्यूमन की बात की जाए तो 206, ठीक है। और अगर बात की जाए न्यू बॉर्न बेबी के अंदर या चाइल्ड के अंदर तो वहां 300 के अराउंड होती है ना, 305 306 के अराउंड बोन्स मिलेगी। लेकिन अडल्ट एज तक आते आते 206 ही क्यों रह जाती है? ये दिमाग में सवाल आता होगा कि इनकी संख्या कम कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बोन्स कार्टिलेज है वही एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गई है? बोन्स के अंदर अस्थियां थी वो फ्यूज हो गई है, मतलब आपस में जुड़ गई है, संयुक्त हो गई है ना। और एंडिंग में फाइनली उनकी काउंटिंग कितनी रह जाती है? 206, ठीक है। अच्छा, अस्थि जो है इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट और आपको पता होना चाहिए कि बोन्स के अंदर जो है एक बोन मेरो पाई जाती है जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो उस रेड बोन मेरो के द्वारा, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो, है ना, जो लाल अस्थि मज्जा है उसके द्वारा रक्ताणुओं का निर्माण किया जाता है। जो आरबीसी वगैरह है, डब्ल्यूबीसी वगैरह है, तो उनका निर्माण भी बोन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको कहा जाता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो।
तो उसके द्वारा रक्ताणुओं का निर्माण भी किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि बोन्स जो है सबसे कठोर संयोजी ऊतक है, ये तो मान लिया, लेकिन हार्डेस्ट होने का रीजन क्या है, इतना मजबूत होने का रीजन क्या है? तो इसकी मजबूती का एक ही राज है और वो है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, या आप याद रख सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इसके जो है क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, मतलब कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब निक्षेपण हो जाता है, मतलब जमाव हो जाता है कुछ विशेष प्रकार के आयनों का। ठीक है, तो वो कौन से हैं? कैल्शियम वगैरह है, फॉस्फेट है, कुछ मात्रा में सल्फर भी है। तो ये सब जब यहाँ बोन में निक्षेपित हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो अस्थि और उपास्थि को मिला के अपन ने एक सिस्टम बना दिया जिसको नाम दे दिया क्या? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो अब सवाल ये आता है दिमाग के अंदर कि इस स्केलेटन सिस्टम का बॉडी में क्या काम है? तो स्केलेटन सिस्टम जो है बॉडी में काम क्या करता है? तो जनरली कुछ बातें हैं जो आप सुनिएगा, जैसे जितने भी बॉडी के भीतरांग हैं, जितने भी बॉडी के कोमल अंग हैं, सॉफ्ट ऑर्गन जो हैं, उन कोमल अंगों की सुरक्षा करने का जो काम है वो कंकाल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपना जो ब्रेन है, अपना मस्तिष्क है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोमल है। तो यहाँ हमें नेचर ने क्या दिया है? एक नेचुरली हेलमेट हमें दे रखा है। ठीक है, तो उस हेलमेट के द्वारा, उस कपाल के द्वारा, उस खोपड़ी के द्वारा क्या किया जा रहा है? सुरक्षात्मक एक लेयरिंग बनाई जा रही है, एक बॉक्स बनाया जा रहा है। उस बॉक्स के अंदर कौन मौजूद है? ब्रेन मौजूद है। इसी प्रकार अगर मैं हार्ट की बात करूं, अगर मैं लंग्स की बात करूं, फेफड़े, हृदय वगैरह जो है, इनकी भी सुरक्षा कौन करते हैं? जैसे पसलियां हैं या वक्षीय पिंजर जो होता है वो उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा किडनी वगैरह है, तो इनको भी बैक साइड से प्रोटेक्ट या प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसके द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लोटिंग रिब्स होती है उनके द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो फाइनली एक बात हम कह सकते हैं कि कोमल अंगों की सुरक्षात्मक जो आवरण देना है या सुरक्षा करना है, यांत्रिक जो आघात होते हैं, है ना, चोट लगेगी हेड पर, तो पहले वो चोट कहाँ लगेगी? इस बोन पर लगेगी, है ना। बोन उस चोट को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देना प्लस बॉडी के जो भीतर के अंग हैं, कोमल अंग हैं, उनको सुरक्षा देना, ये पहली बात। दूसरी बात क्या? गति और प्रचलन जो होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो गतियां होती है, उस गतियों के लिए भी कौन जिम्मेदार है? कंकाल तंत्र। हालांकि खाली कंकाल तंत्र यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, मसल्स का भी इतना ही रोल है जितना कंकाल का है। जो पेशियां होती है हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स जो होती है, जितना उनका रोल है उतना ही रोल किसका है? कंकाल का भी है। कंकाल में भी एक और चीज आती है, संधियां, ज्वाइंट। अगर ज्वाइंट ना हो तो भी मूवमेंट संभव ही नहीं है। ये जैसे अपनी फिंगर है, तो फिंगर में यहाँ पर 3 ज्वाइंट हैं, आप एक फिंगर के अंदर 3 ज्वाइंट देखोगे, 1, 2 और 3, ये 3 ज्वाइंट हैं। इन ज्वाइंट के कारण भी क्या होती है? गतियां होती है। तो फाइनली हम ये लाइन भी लिख सकते हैं कि कंकाल तंत्र का एक और काम है गति और प्रचलन, मतलब गतियों में या मूवमेंट में सहायक होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या? कि ये जो कंकाल तंत्र है ये एक आकार देता है, निश्चित जो आकार होता है जीवों का, वो निश्चित आकार कहां से मिला है? तो कंकाल से ही मिला है। तीसरी बात। चौथी बात क्या? कि कंकाल तंत्र जो है शरीर के भीतर पाए जाने वाले जो कुछ मसल्स हैं, ऑर्गन हैं, उनको सरफेस देता है जुड़ने के लिए, है ना, सतह देता है जुड़ने के लिए अंगों को और पेशियों को। तो ये सारे क्या हैं? ये जनरल इसके काम हो गए। कंकाल तंत्र के काम पूछे जाए तो ये काम बता रहे हैं, जो 8th लेवल में भी कई बुक्स वगैरह में ये बातें लिखी मिलती है। हमें फोकस करना है स्केलेटन सिस्टम की पूरी अंदर की जो बातें हैं, बोन्स वगैरह हैं, एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, उस पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंकाल तंत्र जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक अपन बात करते हैं अंतः कंकाल की, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या?
एंडोस्केलेटन, और एक अपन बात करते हैं किसकी, बाह्य कंकाल की, है ना, एक्सोस्केलेटन। तो हमें एक्चुअल में फोकस करना है एंडोस्केलेटन पर, ठीक है। तो बात करते हैं एंडोस्केलेटन जो बना होता है वो किसका बना होता है, कौन सी भ्रूणीय परत जो है वो एंडोस्केलेटन को बनाती है। तो हमें पता होना चाहिए मेसोडर्म। भ्रूणीय परतें आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा होगा तो अगले वीडियोस के अंदर आप देखोगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाह्य कंकाल को बनाया गया है किसके द्वारा, तो आप याद रखिएगा एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है, इन दोनों के द्वारा किसका निर्माण होता है, बाह्य कंकाल का। अब ये है क्या, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन क्या दोगे, तो नाम में छुपी है डेफिनेशन, तो नाम के अंदर डेफिनेशन छुपी है। बाह्य कंकाल का मतलब जो बॉडी के बाहर है, ऐसा कंकाल जो बॉडी के बाहर हो, और अंत कंकाल ऐसा कंकाल जो बॉडी के अंदर है, भीतर की ओर है, वो कौन सा कंकाल हो गया, अंत कंकाल हो गया। तो ये जनरल बातें हैं। अब बाह्य कंकाल की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि पक्षियों के अंदर जैसे एवीज में जाते हैं तो वहां पर जो उनके पंख वगैरह हैं, फ्लिपर वगैरह हैं, या नाखून हैं, या रेप्टाइल में जब जाते हैं तो वहां सरीसृपों के अंदर जो सल्क मिलते हैं, प्रसल्क, सल्क वगैरह, स्कल्स जो होते हैं, या मेमल्स की बात कर लेते हैं, स्तनियों की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे हेयर हैं, हमारे नेल्स, हमारे नाखून, है ना, अच्छा, हमारे जो अगर मवेशियों की बात की जाए तो उनमें जो सींग हैं, है ना, जो खुर वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, वो सब किस में शामिल है, बाह्य कंकाल में शामिल है, ठीक है। एक चीज और, बाह्य कंकाल में जो कंकाल होता है वो देखो 90% यही होता है कि वो निर्जीव होते हैं, नॉन बायोटिक होते हैं, ठीक है, उनमें लिविंग वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। लेकिन ये एंडोस्केलेटन पूरा पूर्णतः क्या है, सजीवता के लक्षण दिखाता है। लेकिन बाह्य कंकाल जो है ज्यादातर निर्जीवता के लक्षण दिखाएगा, और कुछ हद तक अपन कहीं कहीं जगह पर देखते हैं कि वहां पर सजीवता या बायोटिक या लिविंग जो सिस्टम होता है उसके लक्षण भी, कैरेक्टर भी ये दिखाता है बाह्य कंकाल, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई किसकी, बाह्य कंकाल की और अंत कंकाल की। तो हमें डिस्कस करना है फाइनली किसके बारे में, एंडोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। तो अंत कंकाल पर हम चर्चा करते हैं। अंत कंकाल क्या है, इसके बारे में आपको जानना है, डिटेल से जानना है, अच्छे से जानना है। और जो कंपटीशन एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए काउंटिंग, हर जगह काउंटिंग का बहुत बड़ा फोकस करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और जो 12th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आरबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए बच्चे जो हैं, हिंदी मीडियम से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात की जाए, यहां हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी बॉडी में बोन्स हैं, जो 260 जो बोन्स हैं, उनकी काउंटिंग के बारे में जान जाएं, ठीक है, उनको इजी वे में, ट्रिकी वे में हम याद कर पाएं, है ना। तो यही हमारा फोकस रहेगा, टारगेट यही रहेगा कि हम सारी की सारी अस्थियों को जानें और उनको लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटर हैं, रेलवे, एलडीसी, सीजीएल, एसएससी से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशली यहाँ से काउंटिंग पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है, तो बस आपको काउंटिंग पर नजर रखनी है, ठीक है। अच्छा, अंत कंकाल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तरफ अपन लिख लेते हैं क्या, एक तरफ अपन लिखते हैं अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बात की जाए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हमें पहले हम चल लेते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। अब जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी बोन्स शामिल की गई है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर कट बता देता हूं, 80 बोन्स जो हैं, 80 बोन्स जो हैं वो किसमें शामिल है, अक्षीय कंकाल में। और 126 बोन्स जो होती है ना, 126 जो बोन्स होती है वो किसमें शामिल है, उपांगीय में, मतलब अपेंडिकुलर कंकाल के अंदर,
ठीक है, तो अब ये पता करते हैं, देखो 80 और 126 कितना होता है, तो देखो 206, 206 हड्डियां, इन्हीं के बारे में जानना है। 80 और 126 उपांगीय क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको, और अक्षीय क्या है। अक्षीय कंकाल मतलब क्या, जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में इस लंबवत अक्ष जो है ना, ये जो अपना लंबवत अक्ष है, इस लंबवत अक्ष के सापेक्ष जितने भी बोन्स हैं वो सारी बोन्स क्या कहलाएगी, अक्षीय कंकाल कहलाएगी। वहां जितनी भी बोन्स आएगी वो सारी कौन सी बोन्स कहलाएगी, अक्षीय कंकाल में शामिल हो जाएगी वो, ठीक है। और उपांगीय कंकाल क्या होता है कि अक्षीय कंकाल जो है ना, जो एक्सिस स्केलेटन है उसके लेटरल साइड में, पार्श्व में, लेफ्ट और राइट के अंदर जो बोन्स हैं, जो स्केलेटन है, वो सारा किस में शामिल है, उपांगीय कंकाल के अंदर। जिसमें कौन आते हैं, तो जो लिम्स वगैरह हैं, फुट वगैरह है, या हाथों की बातें की जाए, पांव की बातें की जाए, तो उनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में, फिर अपन जानेंगे किसके बारे में, उपांगीय कंकाल के बारे में, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल के बारे में जान लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अक्षीय कंकाल में कौन कौन शामिल है, तो देखो सबसे पहले पता करते हैं कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो कपाल है, कपाल, सॉरी यहां पर आप करोटी लिख सकते हैं, करोटी, है ना, तो करोटी जिसको कहा जाता है स्कल, ठीक है। नंबर 2 पे बात की जाए, स्कल के बाद में अगर बात की जाए तो मेरुदंड, जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हो, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। 3rd नंबर पे बात की जाए पसलियां, जिनको कहा जाता है क्या, रिब्स, ठीक है। और नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, स्टर्नम, स्टर्नम। तो ये एक आइडिया होना चाहिए, अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स है, कैसे है, देखो करोटी के अंदर कितनी बोन्स है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर जो है वो ज्यादा यहां फोकस करेंगे इन काउंटिंग पर, तो 29 बोन्स तो किस में होती है, करोटी में, ठीक है। अगर इस अपन कोड की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो यहां पर अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर अगर बात की जाए, वयस्क मानव में बात की जाए तो 26, और चाइल्ड की बात की जाए तो वहां 33, ठीक है। अच्छा रिब्स कितनी है, तो रिब्स होती है 12 पेयर में, 12 पेयर मतलब क्या हो गया, मतलब 12 जोड़ी होगी, संख्या में कितनी होगी, तो संख्या में कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। स्टर्नम कितनी है, स्टर्नम की काउंटिंग है मात्र 1, तो आप इनको काउंट कर सकते हो, 29, 26, 24 और 1। अगर इनको टोटल किया जाए तो कितना आएगा, 80, ठीक है। 29, 26, 24 और 1, इनको काउंट किया जाए तो कितनी बोन्स आएगी, 80। तो ये 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, जिनको किसमें शामिल किया गया है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। इतनी बात क्लियर रखनी है। अब अपन चलते हैं करोटी के अंदर, करोटी के अंदर कौन कौन शामिल है, तो देखिएगा यहां से भी काउंटिंग वाला प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। और जो बायोलॉजी के हैं उनके लिए तो बहुत इजी भी रहेगा, है ना, उनको तो लर्न करना ही है, और उनको ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी बोन्स अपने सामने आएगी। अब करोटी की बात की जाए ना अगर, तो यहां पर जो बोन्स है वो कौन कौन सी है, तो देखो नंबर 1 पर बात करते हैं हम, अपन 1 पर बात करते हैं कपाल की, कपाल, ठीक है, जो क्रेनियल जो बोन्स होती है कपाल की, जो, हाँ, तो कपाल वाली बोन्स कितनी है, तो आप याद रखिएगा 8 हड्डियां जो हैं वो तो है कपाल के पास, ठीक है। अच्छा अगर आननी अस्थियों की बात की जाए, आननी, जिसको फेशियल बोन्स भी कहते हैं, है ना, ये जो अपने फेस वाली जो बोन है इनको कहा जाता है आननी अस्थियां। तो आननी अस्थियां कितनी है, तो आननी अस्थियों की काउंटिंग जो है वो 14 है, 14, याद रखिएगा 14, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके अलावा और किसको शामिल किया गया है, तो एक आप हड्डी याद रखिएगा, हायोइड, हायोइड अस्थि, है ना, हायोइड अस्थि। नंबर 4 पे आपको याद रखना है क्या, ये जो मिडल ईयर की अस्थियां हैं, मिडल ईयर, जिसको कहा जाता है क्या, मध्य कर्ण की अस्थियां, मध्य कर्ण की अस्थि,
ठीक है, तो हायोइड हड्डी की काउंटिंग कितनी है? सिर्फ एक। हायोइड हड्डी की काउंटिंग कितनी है? आप याद रखिएगा एक। मध्य कर्ण जो है, मिडिल ईयर है ना, ये तो आउटर ईयर है, बाहर का ईयर है। अगर ईयर के भीतर जाएं तो मध्य कर्ण के अंदर हमें 3 बोन्स मिलेगी, है ना, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, तो यहां पर तो मध्य कर्ण 2 ईयर है, तो ऑब्वियसली वहां पर बोन्स की काउंटिंग भी कितनी होगी? अगर एक ईयर के अंदर 3 है तो 2 ईयर के अंदर कितनी होगी? 6 होगी। तो 3 को अगर गुणा किया जाए 2 से तो 6 बोन्स किसके पास है? दोनों कानों के पास कितनी बोन है ना? तो 6 बोन्स। याद कैसे रखा जाएगा वो भी बताया जाएगा। एक ट्रिक होगा मिस, है ना। मिस मतलब मेलियस, एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से बनेगा क्या? स्टेपीज। ठीक है, तो हम कपाल पर चलते हैं, कपाल की बात करते हैं। सबसे पहले हम कपाल को लेके चलते हैं, फिर चलेंगे आननी अस्थियों के पास में, फिर चलेंगे हायोइड के पास में। तो कपाल की अस्थियों को कैसे याद रखा जाए? इन 8 हड्डियों को याद कैसे रखोगे? तो एक छोटा सा ट्रिक है जो इधर लिख लेता हूं मैं, आप याद रखिएगा। पीटी, पीटी फोसा, पीटी फोसा। ये पीटी फोसा क्या है? पीटी ऊषा तो सुना है लेकिन पीटी फोसा नहीं सुना। नहीं सुना तो अब सुन लेना है, क्योंकि यहीं से ट्रिक निकल के आएगा और यहीं से हमें बोन याद हो जाएगी। ठीक है, पीटी ऊषा सुना है, पीटी फोसा, फोसा सुनोगे आप, फोसा ओवेलिस, फोरामेन ओवेलिस। जब हम हार्ट पढ़ेंगे, जब हम हृदय पढ़ेंगे, तब वहां पर फोसा वर्ड सुनेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कपाल की 8 हड्डियों को इसी ट्रिक से याद किया जाएगा, पीटी फोसा से याद किया जाएगा। तो कैसे याद किया जाएगा? देखो, पी से बनेगा यहां पर क्या? पेराइटल। क्या बनेगा? पेराइटल। टी से यहां बनेगा क्या? टेम्पोरल। एफ से बनेगा क्या? फ्रंटल। ओ से क्या बनेगा? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। एस से स्फिनोइड, स्फिनोइड। और ए से क्या बनेगा? एथमोइड। ठीक है, तो ये बोन्स हैं। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर ये तो काउंटिंग में तो हमें कितनी 6 ही नजर आ रही है, लेकिन आप तो हमें बता रहे हो कितनी 8 होती है। कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती है, लेकिन ये तो कितनी नजर आ रही है? 6 ही नजर आ रही है। यहां मैं आपको बता दूं कि पेराइटल जो है वो कितनी है? 2। टेम्पोरल कितनी है? 2। पीटी 2 है, पेराइटल भी 2 है, टेम्पोरल भी 2 है। बाकी चारों कितनी है काउंटिंग में? 1-1। कितना हो गया? ये 8 बोन। ये 8 बोन्स जो हैं कुछ इस प्रकार है, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथमोइड। अब याद कैसे किया जाए? तो सीधा सा तरीका है, मन ही मन में 2, 4, 5 बार दोहराओगे ना तो ही याद होगा, है ना। एक बार देखने से याद पॉसिबल नहीं है, इसको 2, 4 बार सुनने से या 2, 4 बार लिख लिख कर याद करने से याद हो जाएगी। और आपके सामने ट्रिक भी है ना, पीटी फोसा। तो पीटी फोसा से याद हो जाएगा, इजी वे में याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी बात की जाए आननी अस्थियों की। ठीक है, तो आननी अस्थियां कौन सी है? फेशियल बोन कौन सी है? तो ये तो हो गई किसके लिए? ये ट्रिक तो किसके लिए हो गया? कपाल के लिए। आननी अस्थियों के लिए क्या ट्रिक बनाओगे? तो देखो, ये जो नरेंद्र मोदी है क्या है? कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो अब याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, पीएम कौन? नरेंद्र मोदी। तो ये लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कैसा व्यक्ति है? यूं ही है या वीआईपी है? अरे भैया वीआईपी है, तो वीआईपी है तो वीआईपी के लिए ये वाला ट्रिक लगाओ, वीआईपी। ठीक है भाई, चले जाते हैं, वीआईपी है फिर भी चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में जब मन किया तब चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो CL जाते हैं, Z चले जाते हैं, ये ट्रिक रहेगा। पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वीआईपी हैं, वीआईपी हैं, चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, जब मन किया तब चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से हमें आननी अस्थियों को याद रखने का
आसान ट्रिक मिल गया, कहीं भी जाओ हमें क्या। तो देखो आननीय अस्थियों की बात करें, यहां पर पी से यहां पर हमें कंफ्यूज कर सकता है, ये पी से पेलेटल बन रहा है और यहां पी से क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूं पेलेटाइन, पी से क्या बनेगा यहां पर पेलेटाइन, पी से क्या बनेगा पेलेटाइन। यहां पी क्या था पेराइटल, यहां पी जो बना रहा है ये पी, पहला पी क्या बनाएगा पेलेटाइन, ठीक है। अच्छा एम से बात की जाए, अगर एम से बात की जाए तो यहां मैक्सिला, ठीक है नरेंद्र, तो यहां नेजल से अगला जो एम है उससे बन जाएगा क्या मैंडिबल। आगे जो वी आई पी है, आई पी साइलेंट रहेगा, ये आई पी जो है ये साइलेंट रहेगा, वी से निकल के आएगा वोमर, वी से क्या निकल के आया वोमर। यहां पर सी से क्या निकल के आएगा, तो आप याद रखिएगा कौन कोई आप याद रख सकते हो जिसको आप कह सकते हो नेजल जो टर्बाइनल है ना, जो इंफीरियर नेजल टर्बाइनल है वहां से एक बोन्स कनेक्ट है, उसका नाम है कॉनकोई, है ना, कॉनकोई याद रखिएगा, ठीक है। एल से क्या निकल के आएगा लेक्राइमल, और इस जेड से क्या निकल के आएगा जाइगोमेटिक, जेड से क्या निकल के आएगा जाइगोमेटिक। तो देखो यहां पर हमने बोन सारी की सारी लिखी, लेकिन आप तो यहां सिर्फ 14 बता रहे हो, लेकिन हमें तो यहां काउंटिंग में ज्यादा 14 वाला तो देखो 1 2 3 4 8 बोन है, 14 वाला मैटर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं कि वोमर एक है और मैंडिबल एक है, जो नोज के नीचे पाई जा रही है ना वो तो वोमर, और मैंडिबल ये जो अपना जबड़ा है नीचे का ये मैंडिबल, ये एक एक है, बाकी सब दो हैं। बाकी सब की काउंटिंग कितनी है, पेलेटाइन भी 2 है, मैक्सिला भी 2 है, नेजल भी 2 है, ये कॉनकोई जो है ये भी 2 है, लेक्राइमल भी 2 और जाइगोमेटिक भी कितनी 2। तो देखो 2 into 4, 4 into 6, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये 14 बोन, ये 14 अस्थियां हमारे सामने हैं, आननीय अस्थियां। एक चीज जान लेनी है, अब याद रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पहला ट्रिक ये रहेगा आपके लिए कपाल की बोन के लिए, और दूसरा ट्रिक रहेगा ये आननीय अस्थियों के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी वीआईपी पर्सन हैं, चले जाते हैं कहीं भी, चले जाते हैं कहीं भी जाओ, हमें क्या मतलब, लेकिन हमें ट्रिक मिल गया और हमें बोन्स याद हो गई। अब समझना क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पूरी की पूरी करोटी में एक ही बोन है ये मैंडिबल, जो मूवेबल है, जिसमें मूवमेंट होता है, गतिशीलता होती है। बाकी किसी भी बोन में गतिशीलता नहीं है। इतनी बोन्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, एकमात्र ये मैंडिबल है। पूछा जाता है करोटी की ऐसी कौन सी हड्डी है जिसमें मूवमेंट होता है, एकमात्र है, और वो कौन है मैंडिबल। बाकी किसी भी अस्थि में क्या नहीं है, गतिशीलता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कपाल की अस्थियां हैं, करोटी की अस्थियां हैं, ये कनेक्ट होती है सूचर से, जिसको हिंदी में कहा जाता है सीवनिंग, इंग्लिश में कहते हैं सूचर। तो उस सूचर के द्वारा कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, मजबूती के साथ में जुड़ी हुई है, हिल पाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बोन कौन सी हुई, कपाल वाली, और ये कौन सी हुई, आननीय अस्थियां। यहां हायोइड बेचारी एक ही है, ये जो गले में है, घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के पांव में जो नाल पहनाई जाती है ना, ताकि खुर घिसे नहीं, समझ रहे हो? तो उस घोड़े के नाल के आकार की ये हायोइड अस्थि है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है अपने आप में, ये स्वतंत्र है, फ्री है, किसी भी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं है हायोइड, किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन हाँ, एक इसका बहुत बड़ा काम है, अगर जो जितनी भी ये पेशियां वगैरह है, ऑर्गन है, जैसे लेरिंग्स वगैरह है, या जो ग्रसनी वगैरह है, या जीवा जो है ना, तो उन सबको जोड़ने का काम ये कौन करती है,
हायोइड हड्डी करती है। ठीक है, तो इस हायोइड का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। अब ये मध्य कर्ण की अस्थियां मिडल ईयर वाली है ना, तो मिडल ईयर में मध्य कर्ण में 3 बोन हैं, तो इनको कैसे याद रखोगे? देखो आप ट्रिक याद रखना, मिस याद रह जाएगा। तो मिस में देखो पहले एम से क्या निकल के आएगा? मेलियस कितनी है? 1। स्टेपीज कितनी है? 1। सॉरी इनकस। अगर सीक्वेंस में याद करना है तो मिस, वैसे आगे पीछे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस यही है, मेलियस, इनकस और नंबर 3 पे बात की जाए स्टेपीज। एक चीज और यहां से आपको जानने को मिलेगी, पूरी बॉडी में सबसे छोटी बोन जो है वो कौन सी है? स्टेपीज। और सबसे जो लंबी है, सबसे बड़ी है, वो फीमर है ना, जो जांघ में पाई जाती है, थाई में। ठीक है, लेकिन स्टेपीज की बात की जाए तो ये सबसे छोटी बोन है स्टेपीज। ठीक है, अब इनके आकार के बारे में भी प्रश्न आता है कई बार। तो ये जो मेलियस है ना, इसका आकार होता है हथौड़े जैसा। हैमर जो होता है ना, कील लगाने के लिए जो हम हथौड़ी काम में लेते हैं, उस हथौड़ी के आकार की तो ये होती है कौन? मेलियस। शरीर में कौन सी ऐसी बोन है जिसका आकार हथौड़ी जैसा होता है, हैमर जैसा होता है? तो मेलियस। ये इनकस जो है इसका आकार निहाई के जैसा होता है, निहाई, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनविल। अब एनविल क्या है, निहाई क्या है? तो निहाई में बता दूं आपको कि ये जो मोची होते हैं, मोची है ना, तो ये लोग सिलाई करते हैं या जब जूतों पर कील विल मारते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइम एक जो मेटल का बना हुआ जो उनके पास में एक जो भी कुछ भी एक सिस्टम होता है, वही एक्चुअल में निहाई होती है। और उस निहाई के आकार की कौन सी हड्डी है? इनकस। और ये स्टेपीज जो है ना, ये जो घोड़े की रकाब होती है, स्टेपीज का आकार कैसा है? घोड़े की जो रकाब होती है, भाई हमें घोड़े पर चढ़ना होता है ना जब, है ना, तो कुछ इस प्रकार का आकार आप देखें, कुछ इस प्रकार का आकार होगा, कुछ इस प्रकार का आकार होगा, है ना। ये जो घोड़े की रकाब होती है, इस प्रकार का आकार, जिससे अपन पैर रख करके घोड़े पर बैठने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसके आकार की कौन है? ये स्टेपीज है। तो मिस से याद रह जाएगा मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये हमने क्या पढ़ ली है? हमने पढ़ ली है करोटी। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे किसको? वर्टिब्रल कॉलम को। फिर हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट्स बनाओ, तो देखो कैसे बनाते हो, है ना। तो चलो रफ कर देता हूं इनको मैं। अपन बात कर लेते हैं अब किसके बारे में? वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहां पर जो कई बार बचपन के अंदर क्या होता था कि जब साइंस थी नहीं दिमाग में और जब पढ़ाई नहीं कर रखी थी इतनी, तब दिमाग में था कि ये वर्टिब्रल कॉलम एक ही होती है, लेकिन फिर पता चला कि 26 है। ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 26 हड्डियां हैं पूरी। होती तो वैसे 33 है, लेकिन एक उम्र आते आते इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 26। ठीक है, तो अगर ये एक ही होती तो हम कभी झुक ही नहीं पाते। कुछ चीज उठाने के लिए अगर झुकना होता है हमें, अगर यहाँ पर ये स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम जो है अगर एक ही बोन होती तो झुक पाना पॉसिबल ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो अगर बात की जाए वर्टिब्रल कॉलम की, तो देखो इसके क्या है, कई सारे भाग हैं। जैसे सर्वाइकल, ग्रीवा कशेरुकाएं, यहां से सवाल पूछा जाता है ना। जो कॉम्पिटिटर हैं, एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, उनके लिए जनरल साइंस का जो सवाल बनता है, ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? तो बता दूं 7। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ग्रीवा कशेरुकाएं, सर्वाइकल जो वर्टिब्राज हैं उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। अच्छा, अगर थोरेसिक या वक्षीय कशेरुकाओं की बात की जाए तो इनकी काउंटिंग कितनी होती है? 12। ठीक है, अगर नंबर 3 पे बात की जाए लंबर मतलब क्या? कटी मतलब क्या? कमर। तो यहां की काउंटिंग कितनी होती है? 5। और
अगले नंबर पे बात करूं मैं त्रिक की, जिसको कहा जाता है क्या, सेक्रम। तो सेक्रम भाग में कितनी है? वैसे तो 5 होती है, वैसे तो 5 हैं, लेकिन एक उम्र आते आते ये फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने का मतलब ये आपस में जुड़ जाती है। और काउंटिंग कितनी रहती है एक्चुअल में? 1 ही रहती है। लेकिन मैं यहां डिब्बे में लिख सकता हूं 5, क्योंकि ये 5 होती है लेकिन 1 हो जाती है। फाइनली इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फाइनल अगर मैं चलूं यहां पे, तो कोडल की बात की जाए या कोकिक्स की बात की जाए या पुछ कशेरुका की बात की जाए, तो ये काउंटिंग में तो वैसे देखो 4 होती है, लेकिन ये भी फ्यूज होकर के फाइनली कितनी हो जाती है? 1। अब आप ऐसे काउंट करो, ऐसे काउंट करो 7, 12, 5, 1 और 1, तब तो कितना होता है? 26। ठीक है। और अगर इन 5 को काउंट करो और 4 को काउंट करो, यहां इस 1 को छोड़ देना है। और अब आप ये मान लो कि आपको इन चाइल्ड में या बच्चे में आपको ये जो मेरुदंड है कशेरुका जो है, इनकी संख्या जाननी है ना। तो अब ये 7, 12, 5 तो कॉमन है दोनों में, बच्चे में भी और अडल्ट में भी, वयस्क में भी और बच्चे में भी। लेकिन ये 5 और 4 को काउंट करोगे ना, तो यहां काउंटिंग कितनी आ जाएगी? 33। ठीक है। लेकिन हमें अडल्ट ह्यूमन के बारे में, वयस्क के बारे में पूछे तो 26 बताना है। ठीक है, क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में। इसको रफ करता हूं। रिब्स जो है पसलियां, पसलियों की बात कर लेते हैं थोड़ी। पसलियों का क्या मैटर है? रिब्स होती है 12 जोड़ी, संख्या में होती है 24, और ये 3 इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एक तो जो है वास्तविक पसलियां, वास्तविक पसलियां, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है कूट या आभासी, ठीक है, आभासी पसलियां। और नंबर 3 पे बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या हो गया? मुक्त पसलियां या गोरिल्ला पसलियां भी कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग, मुक्त, प्लावी। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की पसलियां हैं। अब आपको पूछा जाता है क्या, संख्या तो सबको ही पता है कि भाई 24 होती है और 12 जोड़ी होती है। आपको पूछा जाएगा वास्तविक पसलियां जो है, ट्रू रिब्स जो है, वो कितनी है? तो प्रथम जो 7 जोड़ी होती है, प्रथम जो 7 जोड़ी होती है ना, 1 to 7, वो तो कौन सी है? वास्तविक पसलियां हैं। अच्छा, इनको वास्तविक क्यों कहा गया? इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो 7 जोड़ी, शुरुआती जो 7 जोड़ी पसलियां हैं, ये वेंट्रली जुड़ी होती है स्टर्नम से, और डोर्सल साइड से जुड़ी होती है कहां से? ये जो हमारी कशेरुका है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी भी कौन सी? तो हमें पता होना चाहिए, जो थोरेसिक वर्टिब्रेटा है, जो वक्षीय कशेरुका है, वहां से जुड़ी होती है ये वास्तविक पसलियां। आगे से तो जुड़ी है किससे? स्टर्नम से। ये मान लो ये स्टर्नम है, ठीक है, और पीछे की ओर, यहां स्टर्नम है वक्ष में, और पीछे की ओर कौन है? कशेरुका है। तो आगे से मतलब वेंट्रली जुड़ी होती है किससे? स्टर्नम से। और बैक साइड से अगर डोर्सल सरफेस से बात की जाए तो वहां से जुड़ी होगी किससे? वर्टिब्रा से। कौन सी वर्टिब्रा? तो आप कहोगे थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक पसलियां। लेकिन ये कोट और आभासी पसलियां जो है ना, ये पीछे से तो जुड़ी है किससे? किससे? थोरेसिक वर्टिब्रा से। लेकिन आगे से अगर वेंट्रली बात की जाए तो ये जो 7वीं जो है ना पसली, 7वीं जोड़ी जो रिब्स है, यहां से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। यहां से एक विशेष कार्टिलेज के द्वारा जुड़ती है ये जो पसलियां हैं, कूट और आभासी। डोर्सल साइड से बात की जाए तब तो जुड़ी होती है किससे? थोरेसिक वर्टिब्रेटा से। और आगे से बात की जाए तो स्टर्नम से नहीं जुड़ेगी,
उरोस्थी से नहीं जुड़ेगी, तो फिर किससे जुड़ेगी? सातवीं जो पसली है उससे जुड़ेगी, वो भी कार्टिलेज की हेल्प से, उपास्थि की हेल्प से। ठीक है, इसीलिए क्या कह दिया? कूट। और कौन सी है ये कूट? तो 8वीं, 9वीं और 10वीं पैर जो होता है रिब्स का, कूट पसलियां कौन कौन सी है? तो 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी जो रिब्स हैं वो कौन सी है? कूट पसलियां। मुक्त पसलियां कौन सी है? 11वीं व 12वीं जोड़ी जो पसली होती है वो बैक साइड से तो जुड़ी है, किससे? थोरेसिक वर्टिब्रेटा से, लेकिन आगे से वो आके कुछ दूरी तक आकर के वो फिनिश हो चुकी है, मतलब आगे ग्रो नहीं कर पाती, मतलब स्टर्नम तक या किसी अदर पसली तक नहीं पहुंचती है, दोनों फ्री हैं, मुक्त पसलियां कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मुक्त पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ये तो रिब्स का मैटर है। यहां पसलियों के बीच में 11 जोड़ी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन पसलियों के बीच बीच में 11 जोड़ी अंतरापरसुक पेशियां, है ना, अंतरापरसुक पेशियां पाई जाती है जो रेस्पायरेशन में या संवातन की क्रिया में हेल्प करती है। ठीक है, ये भी जान लेना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम के बारे में क्या बात करना, ये एक है, संख्या में एक ही है। ठीक है, और वक्षीय पिंजर बनाने में बहुत बड़ी हेल्प है इसकी, रिब्स को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ने का काम कर रही है। इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, घबराना नहीं है, इसी का एक और नाम है उरोस्थी। इसी को कहा जाता है क्या? उरोस्थी। यही स्टर्नम है, यही उरोस्थी है। तो हमने क्या क्लियर कर लिया? हमने अक्षीय कंकाल को क्लियर कर लिया, मतलब 80 बोन हम काउंट कर चुके हैं, 29, 26, 12 और 1। अगर इनको जोड़ा जाए तो 80 होता है, और हमने 80 बोन्स को क्या कर लिया है? काउंट कर लिया है। अब अपन चलते हैं उपांगीय कंकाल पर। चलो उपांगीय कंकाल की बात करते हैं। उपांगीय कंकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उपांग हमारा जो ये जो अपनी लंबवत जो सरफेस है, यहाँ लेटरली साइडों में जो जुड़े हुए हैं वो कौन है? तो हमें पता है कि लिम्ब जो है हमारे यहाँ कौन कौन शामिल है, तो मैं बता दूं आपको, है ना। एक तो जो लिम्ब होते हैं, और दूसरा जो है वो है गर्डल। गर्डल मतलब आप ये मान लीजिए जो मेखलाएं होती है ना। अब मेखलाएं कौन कौन सी है? तो मेखलाएं कौन कौन सी है? तो श्रोणी मेखला या अंश मेखला, दो ही मेखलाएं हैं बेचारी। तो गर्डल कितने हैं टोटल? तो गर्डल 6 हैं। काउंटिंग में कितने हैं? 6। मेखलाएं कितनी है टोटल? 6 हैं। और लिम्ब की बात की जाए तो लिम्ब यहाँ पर हैं 120, 120 काउंटिंग में कौन है? लिम्ब। उपांगीय कंकाल टोटल काउंटिंग कितनी लेते हैं हम? 126 लेते हैं, 126। लिम्ब मतलब क्या? अपन अग्र व पश्च पादों की बात करते हैं, है ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर लिम्ब एंड जो हिंड लिम्ब है। फोर लिम्ब मतलब अग्रपाद, ठीक है। और पश्च पादों की बात की जाए तो हमारे पांव। तो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, इन दोनों काउंटिंग कितनी होगी बोन्स की? तो आप याद रखिएगा 120, ठीक है। और गर्डल जो है मेखलाएं, ये कितनी है? 6 हैं। अब 6 कहां कहां इनकी भी कुछ डिवीजन किया गया है। तो देखो, एक आप बात करोगे क्या? पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। और आप एक बात करोगे पेक्टोरल, ठीक है। ये तो हो गई कौन सी? ये तो कौन सी हो गई? यहां पर बात की जाए तो ये तो है श्रोणी मेखला, ठीक है। और इनकी बात की जाए तो ये है अंश मेखला, अंश मेखला। ये है पेक्टोरल गर्डल और ये है पेल्विक गर्डल। ये श्रोणी मेखला, ये अंश मेखला। अब श्रोणी मेखला कहां है? तो यहां
ये जो हमारा कुल्हा है, इस कुल्हे में जो बोन्स पाई जाएगी, जो दो अर्धांश पाए जाएंगे, जो जहां पर 3 बोन होती है जो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, तो कौन कौन सी है? तो अब याद रखिएगा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, यहां पर 3 बोन है। नंबर 1 इलियम, नंबर 2 इस्चियम और नंबर 3 कौन सी? प्यूबिस। अब ये तीनों जब आपस में जुड़ जाएगी तो क्या बनाएगी? इनोमिनेट। इनोमिनेट को आप लिख सकते हो क्या? ऑस इनोमिनेट। अब ओस इनोमिनेट की संख्या कितनी है? तो देखो 2 है। कुल्हे को यहां पर हम 2 अर्धांशों में बांट देते हैं, तो ओस इनोमिनेट की संख्या कितनी है? 2। अब बात करें अगर अंश मेखला की, तो अंश मेखला के अंदर जो है आप देखोगे कि 4 बोन आएगी। ये जो हमारा शोल्डर है, जो हमारा कंधा है, इसके पीछे की ओर एक बोन है ट्रायंगल शेप में चपटी, जिसको कहते हैं स्केपुला। स्केपुला, ठीक है। तो यहां पर 2 बोन आएगी, स्केपुला नंबर 1, और नंबर 2 बात करेंगे हम किसकी? क्लेविकल। स्केपुला और क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल, ये जो कोलर बोन है, यहां एक हड्डी है लंबी सी, है ना, तो इसको कहा जाता है कोलर बोन, और इसको कहा जाता है क्लेविकल बोन भी कह सकते हैं। और ये स्केपुला ट्रायंगल शेप में पीछे की ओर है, पीछे की ओर, है ना, और ये आगे की ओर जो यहां पर जो कोलर बना रही है, ये क्लेविकल है। काउंटिंग कितनी है? इसकी कितनी काउंटिंग है? तो आप कहोगे 1। इसकी काउंटिंग भी कितनी है? 1। तो यहां 2 शोल्डर बन रहे हैं, एक यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितने हो गए? 4। तो अंश मेखलाएं ये कितनी है? 4 है। और पेल्विक गर्डल कितना है? श्रोणी मेखला की संख्या कितनी है? तो 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो गर्डल समझ में आ रहा है? गर्डल की संख्या कितनी, मेखलाओं की संख्या कितनी? 6। एंडिंग पर है, घबराना नहीं है, 2 बार देख लेना है। देखो 4 और 2, 4 वाला पेक्टोरल गर्डल समझ में आ रहा है, अंश मेखला। अंश मेखला के अंदर 2 बोन है, ठीक है, एक स्केपुला और एक क्लेविकल। स्केपुला क्लेविकल, स्केपुला क्लेविकल, 4-5 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगी। स्केपुला क्लेविकल, तो स्केपुला काउंटिंग कितनी है? 1 है। क्लेविकल की भी कितनी है? 1 है। तो यहां 1 और 1 काउंटिंग हो रही है, तो इधर की भी तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी? फिर 2 और 2 संख्या में कितनी होगी? टोटल 4 हो गई। श्रोणी मेखला की बात की जाए तो देखो, श्रोणी मेखला में जो अर्धांश है, इनमें 3 बोन होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों जब आपस में मिल जाती है तब एक बोन बनती है ऑस इनोमिनेट, ठीक है। काउंटिंग कितनी है? 2 है। 2 अर्धांश हैं, तो टोटलिंग कितनी हो जाएगी? 2। अब अपन चर्चा कर लेते हैं फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब पर, ठीक है। तो गर्डल लगभग कंप्लीट है आपका। तो देखो, फोर लिम्ब की, हिंड लिम्ब की बात करते हैं। तो फोर लिम्ब कितना है काउंटिंग में और हिंड लिम्ब? 4 मतलब अग्रपादों की बात। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब की मतलब अग्रपाद जो है, यहां मैं लिख सकता हूं अग्रपाद, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है अग्रपाद और इंग्लिश में कह सकते हो फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब में बोन कितनी है? टोटल 30 है। अब गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगी 60। तो 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि यहां हम अगर जो हमारे हाथ हैं उनकी बात करेंगे, तो एक हाथ में अगर 30 हड्डियां हैं तो दोनों हाथों में कितनी होगी? 60 होगी। तो देखो कैसे याद करोगे, एकदम इजी वे में है और आराम से सुन भी रखा है, कई दफा सुन रखा है। ह्यूमरस नाम सुना होगा। ये जो हमारे भुजा है, हमारी जो बाजू है, यहां पर जो बोन पाई जाएगी उसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। तो कितनी अकाउंटिंग में? 1 है ना। कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, तो गुना 2 से कर लेंगे तो कितनी होगी? टोटल 2 हो गई। अच्छा, ह्यूमस की बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जो हड्डी है, यहां थोड़ा स्केच भी बना लेते हैं हम। ये ह्यूमरस है मान लेना है। यहां से एक हड्डी और जुड़ी हुई है जिसका नाम है रेडियस, और यहां से एक हड्डी और जुड़ी हुई है जिसका नाम क्या है? अल्ना। तो ये रेडियस और ये अल्ना, ठीक है।
यहां ये तो क्या होगी, ह्यूमरस, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, रेडियस, इसका नाम क्या हो गया, अल्ना। कहने का मतलब क्या, ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ में यहां से यहां तक की बात की जाए, कोहनी से अगर आगे बात की जाए, तो यहाँ दो बोन है, गेपिंग है बीच के अंदर, रेडियस और अल्ना। तो यहां मैं नंबर 1 तो ह्यूमरस लिख देता हूं, नंबर 2 पे लिख देता हूं क्या, रेडियस और क्या, अल्ना। तो कितनी है, 2 है। दोनों हाथों में कितनी है, दोनों हाथों में तो 4 हो जाएगी। अगर एक हाथ में 2 है तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर सी बात है। थर्ड नंबर पे बात करें तो यहां पर ये जो हमारी कलाई है, हमारी जो ये कलाई है, इस कलाई में 8 हड्डियां हैं। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मणिबंदिकाएं कहते हैं इनको, हिंदी में कहते हैं मणिबंदिकाएं, है ना। इनके हिंदी में नाम बड़े मतलब डिफिकल्ट है, याद नहीं होते, है ना। प्रगंडिका, ऐसे कोई नाम होते हैं क्या, लेकिन इंग्लिश नाम अच्छे हैं। तो 8 हड्डियां हैं, इनको कहते हैं क्या, कार्पल्स। कार्पल्स कितने हैं, 8 है। तो दोनों हाथों में कितने हो जाएंगे, 16 कार्पल्स हो जाएंगे, है ना। 4 नंबर पे बात की जाए तो मेटाकार्पल्स, 4 नंबर पे बात की जाए तो मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है, तो 5 है। दोनों हाथों में बात की जाए तो 10 है। मेटाकार्पल्स मतलब ये जो पाम है, हमारी जो हथेली है, यहां से जो हड्डियां निकली है, जो फिंगर को जाके आगे अटैच हो जाएगी, यहां से निकलेगी नंबर 1 2 3 4 एंड 5, हथेली बनाएगी आगे चल करके, ये मेटाकार्पल्स है, ठीक है। आगे चल करके नंबर 5 बात की जाए तो फेलेंजिंज, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर क्या, अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां कितनी होती है, 14। एक हाथ में 14, तो दोनों हाथों में कितनी, 28। अगर इनको टोटलिंग किया जाए तो 60। कैसे, देखो यहां पर ये तो पाम वाला मेटा समझ में आ रहा है, मेटाकार्पल्स वाला। फेलेंजिंज, फेलेंजिंज मतलब अंगुलास्थियां। यहां देखो हमारी फिंगर है, ये फेलेंजिंज है। एक फिंगर में 3 बोन है, 1 2 और 3। यहां देखो 1 2 और 3, ठीक है। लेकिन अंगूठे में 2 ही बोन है, एक बोन ये रही, दूसरी बोन ये रही, ठीक है। 1 और 2 ही बोन है। तो देखो यहां आप समझ पाओगे डायग्राम से, 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 1 2 और 3, ये अपना थंब है, अंगूठा। यहां पर 2 ही बोन है, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 हो गए 14। ये 14 काउंटिंग जो है अंगुलास्थियों की है। 14 गुना किया किससे, 2 से, कितना आया, 28। तो ये काउंटिंग जो है 60, ये किसकी है, तो हम कहेंगे दोनों फोर लिम्ब को हमने यहां पर शो करवा दिया है, ठीक है। और फोर लिम्ब की काउंटिंग हमारे सामने आ चुकी, कितनी, 60, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं हिंड लिम्ब की। हिंड लिम्ब मतलब पश्च पादों की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं रफली कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं हिंड लिम्ब की। लास्ट है, एंडिंग पर है लगभग, डोंट वरी। हिंड लिम्ब, यहां पर भी बोन कितनी है, 60 है। कैसे 60 है जरा देखते हैं। नंबर 1 पर चलते हैं तो फीमर, नंबर 1 पर चलते हैं, सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन है, फीमर है। फीमर की काउंटिंग कितनी है, 1 है। दोनों पांवों में कितनी हो जाएगी, अगर एक पांव में 1 है, दोनों पांवों में कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में चलते हैं तो यहां पर हमें पटेला नजर आता है। घुटने के ऊपर जो एक बोन पाई जाती है जिसको कहते हैं क्या, पटेला। पटेला की काउंटिंग भी 1 है, तो दोनों में कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। नंबर 3 पे बात करें अगर, टार्सल्स की बात कर लेते हैं, सॉरी टीबिया और फिबुला की बात कर लेते हैं। टीबिया फिबुला, टीबिया और फिबुला, जिस तरीके से रेडियस अल्ना एक दूसरे से अटैच थी उनके किनारे,
वैसे ही टीबिया फिबुला का मैटर भी है। टीबिया फिबुला दो हैं तो दोनों पाँवों में कितनी हो जाएगी? 4 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात की जाए टार्सल्स की। टार्सल्स की संख्या जो है यहां पर कितनी है? तो आप देखोगे टार्सल्स की संख्या 7 है। 7 को गुना किया जाए अगर 2 से तो कितना आता है? 14। कितना आता है? 14। इसके बाद में अगर नंबर 5 में मैं बात करूं मेटाटार्सल्स की, मेटाटार्सल्स, ठीक है। जैसे वहां पर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थे, वहां पर कार्पल्स 8 थे काउंटिंग में, यहां 7 ही है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मेटाकार्पल्स कितने? तो यहां पर 5 गुना 2 बराबर कितना? 10। दोनों पाँवों को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 पे बात करूं तो सेम सिचुएशन है। कौन सी? अंगुलास्थियों वाली। हमने फोर ब्रेन में जिनकी बात की थी वो सेम सिचुएशन यहां है। अंगुलास्थियां कितनी है? 14 गुना 2 बराबर कितना? 28। इक्वल किया जाए, जोड़ा जाए तो कितना जाएंगे? 60। तो देखो यहां पर फीमर कितनी है? एक पाँव में 1 है तो दोनों पाँवों में कितनी हो जाएगी? 2। इसके बाद में पटेला, जो ढकनी है, जो घुटने का जो ऊपर का जो जॉइंट है वहां पर एक बोन पाई जा रही है। कौन सी? पटेला। कितनी है? एक दोनों में कितनी हो जाएगी? 2 पाँवों में कितनी हो जाएगी? 2। टीबिया और फिबुला 2 है तो दोनों पाँवों में कितनी हो जाएगी? 4। टार्सल्स कितनी है? 7 है, दोनों पाँवों में कितनी हो जाएगी? 14। मेटाटार्सल्स कितनी है? 5, दोनों में कितनी हो जाएगी? 10। फ्लेंजिंज अंगुलास्थियां कितनी है? 14। दोनों पाँवों की अगर फ्लेंजिंज गुनी जाए तो कितनी हो जाएगी? 20 और बराबर इक्वल किया जाए तो 60, है ना। तो ये एक आउटलाइन स्केच हो गया स्केलेटन के बारे में। इसके बाद में हम इसी से जुड़ा हुआ एक और अपन लेक्चर बनाएंगे अच्छा सा, जो समझ में भी आए और इजीली हो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।